यूपी बोर्ड में तैयारी करने वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम का बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए विद सॉल्यूशन कक्षा 12 में। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जीव विज्ञान कक्षा 12, समय 3 घंटा, पूर्णांक 70 का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। पहला प्रश्न बहुविकल्पी का होता है। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न होते हैं। तो बहुविकल्पी में निभाग पाया जाता है। कहा है निभाग पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, ये सभी। तो निभाग कहाँ पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाता है। बीजांड यानी ओव्यूल में पाया जाता है। जो निभाग है ओव्यूल में पाया जाता है। देखिए जब इस तरह से बीजांड हम बना रहे थे, यहाँ पर भ्रूणकोश था इस तरह से, तो ये जो भाग था यही निभाग था या चैलाजा था। चैलाजा को हो चाहे निभाग को हो, यही था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर, यकृत। देखिए जो मस्तिष्क है इसका एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से होता है। मस्तिष्क का उद्भव एक्टोडर्म से होता है। जो फेफड़ा है इसका उद्भव एंडोडर्म से होता है। जो यकृत है इसका भी उद्भव एंडोडर्म से होता है। जो रुधिर है इसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है। मीसोडर्म से होता है। तो इसमें आंसर से हो जाएगा सा वाला रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? पहली जीन चिकित्सा एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एडीए की कमी से होने वाला एससीआईडी रोग। तो इसमें यही आंसर सही होगा, एडीए की कमी से होने वाला एससीआईडी रोग। एडीए क्या है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है। एडीए क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है। और जो एससीआईडी रोग है ये सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज होती है। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं तो अन्य कोशिकाओं को बचाता है? देखिए अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। कौन सा इसमें ऐसा पदार्थ है अगर विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं हैं तो अन्य कोशिकाओं को बचाता है, उनको संक्रमित नहीं होने देता है? तो आंसर में सा सही होगा, इंटरफेरान। और जो इंटरफेरान है इसकी अगर खोज की बात की जाए तो आइजैक व लिंडेमैन ने की थी। लिंडेमैन भी आप लिख सकते हो। इंटरफेरान की खोज आइजैक और लिंडेमैन ने की थी। अब देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न में जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं और 1-1 नंबर के होते हैं। अब इसमें देखिए पहला है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखो। ऐसे गुण जो लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र, उन्हें लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे गुण जो लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं उन्हें ही लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। देखिए जो स्त्री होती है उसमें XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो पुरुष होता है उसमें XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इन लिंग गुणसूत्रों पर कोई लिंग संलग्न रोग आता है तो उसे ही लिंग संलग्न रोग या लिंग संलग्न लक्षण या लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। अब इसमें देखिए मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम, तो आप वर्णांतता बता सकते हो।
वर्णांधता है। हीमोफीलिया बता सकते हो, हीमोफीलिया हो जाएगी। वर्णांधता और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया दो उदाहरण हो जाएंगे। इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और इस पर भी अपलोडेड है, फुल उदाहरण सहित समझाया हुआ है। जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता क्या होती है? तो जब एक ही अंडे या एक ही बीज, जब एक ही अंडे या एक ही बीज में कई भ्रूणों का विकास हो जाता है, कई भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, या कई भ्रूणों के निर्माण को, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, निर्माण को बहुभ्रूणता कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहते हैं। एक ही अंडे या एक ही बीज में कई भ्रूणों के निर्माण को बहुभ्रूणता कहा जाता है। जैसे नींबू में होता है, जैसे नींबू में होता है, संतरा में सबसे पहले देखा गया था, संतरा में होता है, संतरा में सबसे पहले देखा गया था, संतरा में होता है। और आपको बता दें कि बहुभ्रूणता की खोज 1719 में किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। देखिए, आभासी फल की अगर बात की जाए तो आभासी फलों में आप सहतूत बता दीजिए। सहतूत ये आभासी फल है, आभासी फल हो जाएंगे, सहतूत है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी बता सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। नाशपाती भी आभासी फल होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण आप सेब का दे सकते हैं। तो आभासी फल किसे कहते हैं? ऐसे फल आभासी फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें ही आभासी फल कहा जाता है। और जब पुष्प के अंडाशय या ओवरी से होता है तो ऐसे फलों को सत्य फल कहा जाता है। तो आभासी फल में दो नाम पूछे गए थे, मैंने कई सारे बताए। सेब बता दीजिए, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, सहतूत आदि हो जाएंगे। फिर अगला है, यदि एक रज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। एक रज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है। देखिए, चारगैफ ने क्या बताया था? चारगैफ ने बताया था कि कोई भी जीवधारी है, उस जीवधारी में जो साइटोसिन होती है वो हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है, या ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। और जो एडेनिन होती है वो हमेशा थाइमिन के बराबर होती है। अब देखिए, इसमें साइटोसिन दे रखा है, C बराबर यहाँ पर 20% दे रखा है, और पूछा है एडेनिन की गणना कीजिए, एडेनिन बताना है। तो देखिए, अगर C 20 है तो C बराबर G होता है, इसलिए G भी 20 हो जाएगा, G भी 20% हो जाएगा। अब साइटोसिन भी 20% है, ग्वानिन भी 20% है, तो अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 40% हो जाएगा, और कुल 100 से घटा दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं कि A+T बराबर 100 - 40, ये हो जाएगा A+T बराबर 60। अब इसमें देखिए, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, आप 60/2 कर सकते हैं, इसलिए 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर एडेनिन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? एडेनिन की 30 हो जाएगी, और इसी तरह से थाइमिन की भी 30% हो जाएगी। तो ये 30% इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षण किए थे? तो 7 जोड़ी किया था। 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया था। अब अगर उन लक्षणों को पूछें तो उन लक्षणों में कौन कौन से लक्षण थे? तने की लंबाई थी, तने की लंबाई आप बता सकते हैं पहला। ऐसे ही पुष्प की स्थिति आप बता सकते हैं, और पुष्प का रंग बता सकते हैं, पुष्प का रंग हो जाएगा। फली का रूप बता सकते हैं, रूप यानी आकृति उसकी। फली का रंग भी था, ये भी बता सकते हैं।
और जो बीज थे बीज की आकृति थी और बीज का रंग था। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। तो 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के अध्ययन किया था। देखिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। एंट अमीबा से कौन सी बीमारी होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए जो एंट अमीबा है ये प्रोटोजोआ संघ का सूक्ष्म जीव है एंट अमीबा, और इससे अमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है। अमीबिएसिस नामक बीमारी हो जाती है या उसे अमीबता भी कहा जाता है। अमीबता बीमारी हो जाती है या अंग्रेजी में डिसेंट्री भी कहा जाता है, डिसेंट्री बीमारी हो जाती है, या फिर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में पेचिस कह सकते हो। एंट अमीबा से कौन सी बीमारी होती है? तो पेचिस नामक बीमारी हो जाती है। इससे कैसे बचे? तो बचने के लिए देखिए क्या है, गंदगी की रोकथाम करें। गंदगी की रोकथाम करके आप बच सकते हैं। इसी तरह से जल की शुद्धता बनाए रखें, शुद्धता बनाए रखें यानी जल शुद्ध पिएं। इसी तरह से जो खाने पीने की चीजें उनको ढक कर रखें, यानी कि जो खाने पीने की चीजें उनको सावधानी पूर्वक ढक कर रखें और सुरक्षित हों, स्वच्छ हों तभी उनको खाएं। इसके अलावा आप मेट्रोजिल है, ट्राइडेजाल है, ट्राइडेजाल, डिपेंडॉल है, डिपेंडॉल एम आदि औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आदि औषधियां आप खा सकते हैं जिससे पेचिस नामक बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, सहजीविता और परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए सहजीविता इधर लिख लेते हैं और परजीविता इधर लिख लेते हैं। देखिए जो सहजीविता है ये एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। धनात्मक, देखिए सहजीविता और परजीविता में अंतर के लिए सहजीविता इधर लिखा है, परजीविता इधर लिखा है। जो सहजीविता है ये धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, पारस्परिक क्रिया होती है, जबकि जो परजीविता है ये ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। सहजीविता धनात्मक, परजीविता ऋणात्मक। और देखिए इसमें अगर कोई 2 जीवधारी हैं, जो सहजीविता है इसमें कोई जो 2 जीवधारी होती हैं या 2 जातियों के जो जीव होते हैं ये एक साथ रहते हैं, 2 जातियों के जीव एक साथ रहते हैं और आपस में लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। 2 जातियों के जीव एक साथ रहते हैं और आपस में लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सहोपकारिता, सहोपकारिता, दूसरा सहभोजिता और तीसरा आद्य सहकारिता, आद्य सहकारिता। सहोपकारिता में 2 जीव हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मिलकर कार्य करते हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए, चाहे वो स्थान के लिए हो, और दोनों को लाभ होता है। सहभोजिता में किसी एक जीव का लाभ होता है लेकिन दूसरे की कोई हानि नहीं होती है। आदि सहकारिता में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, जबकि सहोपकारिता में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इधर जो परजीविता है, परजीविता में क्या होता है कि इसमें कोई 2 जीवधारी हैं, दोनों जीवधारी साथ साथ रहते हैं लेकिन एक का लाभ होता है तो दूसरे की हानि हो जाती है। किसी एक जीव का लाभ होता है तो दूसरे की हानि हो जाती है, एक का लाभ दूसरे की हानि हो जाती है, उसे ही परजीविता कहा जाता है। फिर अगला है, कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडान किसे कहते हैं और एंटी कोडान किसे कहा जाता है? आपको बता दें, है कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो कोडान है, कोडान क्या है, ये mRNA पर होता है, mRNA पर होता है। जो कोडान है ये mRNA पर होता है और जो एंटी कोडान होता है, एंटी कोडान tRNA पर होता है। कोडान mRNA पर, एंटी कोडान tRNA पर होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए कोडान की, तो 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए या अमीनो एसिड के लिए कोड संचित होता है उसे ही कोडान कहा जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए
कोड संचित रहता है, कोड संचित रहता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। जबकि एंटी कोडान क्या होता है? तो एंटी कोडान 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का वह समूह होता है जिसमें एमआरएनए में उपस्थित कोडान का जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक होता है, पूरक। इस तरह से लिख देंगे। अगर इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, कई सारे मैंने अंतर बताए हुए हैं, बहुत ही आसान से आप जाइए समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। सहजीविता और परजीविता में भी अंतर मैंने समझाया हुआ है और ये रोग भी लिखा हुआ है। फिर अगला है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। जीन क्लोनिंग किसे कहा जाता है? जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही आसान सी परिभाषा है, लिखकर आपको बता देते हैं। एक विशिष्ट जीन के अनेक कॉपी तैयार करना, कॉपी तैयार करने की विधि जीन क्लोनिंग कहलाती है। एक विशिष्ट जीन के अनेक कॉपी तैयार करना या अनेक प्रतिलिपियां तैयार करने की जो विधि होती है उसे ही जीन क्लोनिंग कहा जाता है। अगर आपको ये परिभाषा पसंद नहीं आई तो आप दूसरी बता सकते हैं कि किसी जीव से निकाले गए जीन की नकल करने की प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। किसी जीव से निकाले गए जीन की नकल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही जीन क्लोनिंग कहा जाता है। यानी कोई भी पहले से जीन है, उस जीन की वैसी ही प्रतिलिपियां तैयार कर ली जाएं तो उसे ही क्या कहा जाता है? जीन क्लोनिंग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए वाहित मल क्या होता है? जो नगरों से बहकर जल आता है, जैसे ये नगरों का बहकर आने वाला जल है, तो इस जल में जब कूड़ा करकट मलमूत्र व अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। नगरों से बहकर आने वाले जल में जब कूड़ा करकट मलमूत्र व अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। और कहा गया है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी इससे स्वच्छ जल बन जाए तो उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है? तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों को इनमें प्रवाहित करते हैं ताकि जो इसमें ठोस पदार्थ हैं उनका अपघटन हो पाए। ठोस पदार्थ जो वाहित मल में होंगे उनका अपघटन हो पाए। कहने का मतलब ये है कि इन जीवों से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन जीवों से वाहित मल को उपचारित किया जाता है और उपचारित करने में बायोगैस भी बनती है जो ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है, ऊर्जा के रूप में। और आपको बता दें, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं सीवेज कहो चाहे वाहित मल कहो, सीवेज में मौजूद बायोडिग्रेडेबल कचरे के जटिल रूपों को विघटित कर देते हैं या अपघटित कर देते हैं। इस तरह से वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व हो जाएगा। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 प्रश्न होते हैं और 3 नंबर के होते हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए पृथक्करण का जो नियम था, मेंडल का पृथक्करण का जो नियम था, इस नियम में मेंडल ने क्या किया था कि शुद्ध लंबे पौधे लिए मटर के कैपिटल टीटी माना था और शुद्ध बौने पौधे लिए थे मटर के, जिन्हें स्मॉल टीटी माना था। दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर इन्हें जितने भी पौधे प्राप्त हुए सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इन्होंने क्या किया कि किन्हीं 2 संकर लंबे पौधों के बीच में
स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, और स्वपरागण से इन्हें कुल मिलाकर के जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों में 25% पौधे शुद्ध लंबे थे और 50% पौधे संकर लंबे थे, जबकि 25% पौधे शुद्ध बौने थे। इस तरह से इन्हें दूसरी पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका रेशियो 1:2:1 आता है। अगर इसका फिनोटाइप रेशियो देखा जाए, ये तो हो गया जीनोटाइप रेशियो हो गया। अगर फिनोटाइप रेशियो देखा जाएगा तो देखिए यहां पर ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, तो 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। इस तरह से इसका रेशियो आएगा 3:1, यानी फिनोटाइप अनुपात 3:1 का अनुपात आता है। ये मेंडल के पृथक्करण का नियम है। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं या मेंडल के प्रभाविता के नियम को देखना चाहते हैं, स्वतंत्र अभिवन के नियम को देखना चाहते हैं, या मेंडल के किसी भी नियम को देखना चाहते हैं, चाहे वो प्रयोग ही क्यों न हो, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, तो जाकर के आप हमारे चैनल में देखिए, प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज की जाती है। इसमें क्या था, एक जेल था जिसे एगारोज कहा था और इसकी प्लेट पर डाल दिया गया था एगारोज जेल। ये एगार शैवाल से प्राप्त होता है, जो समुद्री शैवाल होती है एगार, उससे एगारोज जेल प्राप्त होता है। अब क्या किया जाता है कि यहाँ बेल बनी होती है, इसमें इन बेल में उस मटेरियल को भर देते हैं जिसमें डीएनए था, और फिर यहाँ से बटन को ऑन करते हैं, जिससे जो डीएनए के खंड थे वो अपने आकृति के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। आकृति के अनुसार, आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, यानी बड़े खंड पहले ही रह जाते हैं और छोटे खंड बाद तक, दूर तक चले जाते हैं, और फिर बाद में उस वांछित जीन को पहचाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा या वैद्युत कण संचालन के द्वारा क्या किया जाता है कि डीएनए खंडों को पृथक करके उसमें वांछित डीएनए को पहचाना जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से चित्र के माध्यम से समझाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 मुख्य कार्य भी बताइए। देखिए, जो अपरा होती है, जैसे ये यहाँ पर शिशु है, तो शिशु से और जो माँ का गर्भ होता है उसका जोड़ ही अपरा कहलाती है। शिशु से माँ का गर्भ जो है उससे जो जुड़ाव होता है, जो जोड़ होता है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। और इसके कार्य बताए गए हैं। तो इससे माँ से बच्चे को ऑक्सीजन जाती है, O2 प्रदान होती है, CO2 बाहर निकलती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, यानी ऑक्सीजन जाती है, CO2 बाहर निकलती है, इसको गैसियस एक्सचेंजेस या गैस विनिमय कहा जाता है। ऐसे ही जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी इसी के माध्यम से बाहर आते हैं, माँ के ब्लड में मिल जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से कोई अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन है या कोई इंजेक्शन दिया जाता है तो भी इसी के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है। तो ये कई सारे इसके कार्य हैं और इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। वर्णांधता क्या है, तो देखिए जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता में व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, उसे ही वर्णांधता कहा जाता है। ये एक आनुवांशिक डिसीज होती है, जेनेटिक बीमारी होती है। वर्णांधता लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। अब कहा गया एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है। देखिए पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष क्या है, वर्णांध है, तो वर्णांधता का जो जीन होता है वो X पर आएगा। आप प्रभावी जीन कहाँ आएगा, X पर आएगा। तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस का C लिख दीजिए। जो वर्णांधता होती है इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो कलर से C आ जाएगा। तो ये पुरुष का हो जाएगा, पुरुष वर्णांध है तो जो वर्णांधता का जीन है वो X गुणसूत्र पर आएगा। अब इसका विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो स्त्री में
देखिए XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और स्त्री सामान्य है, इससे विवाह हुआ तो अब इनके गैमीट से निकाल लेंगे। यहाँ वर्णांता का जीन वाला आएगा, यहाँ Y आएगा, यहाँ X आएगा और यहाँ भी X आएगा। अब क्रॉस करवा देंगे तो इसका क्रॉस कराएंगे तो वर्णांत के जीन के साथ में ये आ जाएगा, एक ही होगा। इसका क्रॉस कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसका XY और इसका फिर इसका XY भी आएगा। अब कहा गया था कि यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहां पर ये पुत्रियां हैं, ये पुत्री है, ये पुत्री है और ये सभी पुत्र हैं। कुल मिलाकर के जो पुत्रियां हैं ये वर्णांतता की वाहक हैं, तो वाहक पुत्री पैदा होंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इनकी सभी पुत्रियां वर्णांतता की वाहक होंगी, जबकि जितने भी पुत्र होंगे वो सभी सामान्य होंगे। पुत्रियां वर्णांतता के जीन की वाहक होंगी और पुत्र सभी सामान्य होंगे। इस तरह से चार्ट बनाकर आपको करना होगा। 3 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, 2 बार अपलोड किया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, जाइए देखिए। फिर अगला है, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इसका चित्र बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे करके बना सकते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनको दिखा सकते हैं। यहाँ C हमेशा G से जुड़ेगा, वो भी बांड क्या होगा तो ट्रिपल होगा। जैसे यहाँ पर लगाना चाहते हैं T, तो हमेशा जो थायमिन होता है एडेनिन से जुड़ता है डबल बांड के द्वारा। तो इसी तरह से यहाँ पर सब बना करके इसकी दूरी क्या होती है, जो ज़्यादा गहरा है वो मेजर ग्रुप है, जो कम गहरा है उसे माइनर ग्रुप कहा जाता है। इसकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, आधी दूरी 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये चित्र बनाने की जो विधि है मैंने अपने चैनल में बताई हुई है, आप लोग जाइए देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताया है और एक बार देखेंगे तुरंत बना लेंगे। फिर अगला है, लैग प्रचालक से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है, द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो भ्रूण का विकास ये अलग एक वीडियो अपलोडेड मैंने किया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। तो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम है, यह संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु होता है और इसकी जो स्पोरोजोइट अवस्था होती है, स्पोरोजोइट स्टेज होती है, यही संक्रामक अवस्था होती है। संक्रामक यही इन्फेक्शन करती है। कहा गया प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण कर दिए। जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मलेरिया बुखार हो जाता है। जो मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया फीवर होता है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और इसको फैलाता कौन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है इसी जंतु को या इसी जीव को। कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो आप बता सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और एक तो ये हो जाएगी। दूसरी आप बता सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये दूसरी जाति हो जाएगी। तीसरी प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथी हो जाएगी, आप बता सकते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये मलेरिया बुखार 10 दिन चलता है लगभग में और 48 घंटे बाद बुखार की अवधि होती है इसकी। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये 24 से 48 घंटे की इसकी अवधि होती है और उष्मायन काल 10 दिन होता है। ऐसे ही जो प्लाज्मोडियम ओवेल है इसका उष्मायन काल 14 दिन होता है और 48 घंटे बुखार की अवधि होती है। और जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है ये लगभग में 27 से 37 दिन का उष्मायन काल होता है और 72 घंटे बाद बुखार की उष्मायन अवधि होती है या बुखार की अवधि होती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होना चाहिए, यहाँ पर गलत छपा हुआ है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों की जाती है कि किन्हीं दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों के डीएनए को पहचाना जाता है और पहचान करके मिलान करके विभिन्न प्रकार के बल्दियत के झगड़ों में और विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और बहुत ही आसान तरीके से इसकी पूरी प्रोसेस को मैंने समझा कर बताया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए। फिर अगला है बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, वहां से इसको देख सकते हैं। फिर अगला है थैलेसीमिया टीआरएनए, चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के इसको समझिए। फिर अगला है मानव के नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामक एक चित्र बनाइए और इसके 2 अंगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हमारे चैनल में अपलोडेड भी है, 2 वीडियो अपलोड हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए वहां से देखिए, एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, बैकक्रॉस और मानव जीनोम परियोजना। तो इन दोनों पर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस एक ही वीडियो में अपलोडेड है, जाइए देखिए। मानव जीन परियोजना लिखा गया है तो मानव जीनोम परियोजना है, जाकर के चैनल से देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। फिर अगला है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों, चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। बायोगैस संयंत्र का पूरा वीडियो फुल अपलोडेड है, जाकर के आप समझिए देखिए। फिर अगला है संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर के कारक, लक्षण और रोकथाम। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। 2 उदाहरण देकर के इनके कारक भी बताना है, लक्षण भी बताना है और रोकथाम कैसे करें, तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।